ओके सो मैं टॉपिक स्टार्ट करने लगा हूँ। द टॉपिक इज दैट इज हम डिस्कस करें प्रोसेस एंड कैपेसिटी एनालिसिस एज वेल एज द लाइन बैलेंसिंग अप्रोच। ओके सो लेट मी स्टार्ट विद बाय डिफाइनिंग द ऑपरेशन प्रोसेस। ओके सो लाइक जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, ऑपरेशन इज बेसिकली रेफर टू प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। ओके सो दैट मीन हम कर क्या रहे होते हैं, वी आर डूइंग के सेट ऑफ जो नेटवर्क ऑफ एक्टिविटीज हैं या सेट ऑफ एक्टिविटीज हैं, हम उनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं एंड वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट द इनपुट इनटू द आउटपुट। सो इनपुट हमने डिस्कस किया था, वो फ्लो यूनिट्स को इंडिकेट कर रहा होता है। फ्लो यूनिट से मुराद हम क्या ले रहे होते हैं कि आपके पास रॉ मटेरियल या कस्टमर्स या एनी ऑब्जेक्ट जिस जो आपके इस प्रोसेस के अंदर मूव कर रहे हैं, ठीक है, और उसके ऊपर हम कुछ सेट ऑफ एक्टिविटीज कर रहे होते हैं यूजिंग सम रिसोर्सेज। जब हम रिसोर्सेज की बात करें तो इट मीन वी आर टॉकिंग अबाउट द कैपिटल एज वेल एज द लेबर। कैपिटल मींस जो पैसा हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं टू कन्वर्ट दोज इनपुट्स इनटू द आउटपुट। और आउटपुट के अंदर हमारे पास क्या आ रहा होता है, दैट इज गुड्स मीन प्रोडक्ट, फिजिकल प्रोडक्ट्स बन के आ रही होती है या हम अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं टू द कस्टमर। वो हम हॉस्पिटल की एग्जांपल ले लें या वो हम रेस्टोरेंट की एग्जांपल ले लें। सो लाइक रेस्टोरेंट के अंदर कस्टमर वुड बी आवर फ्लो यूनिट एंड वी आर डूइंग सम सेट ऑफ एक्टिविटीज टू प्रोवाइड सम सर्विसेज एंड इन द एंड हमारे पास एक कस्टमर आउटपुट के अंदर आ जाता है। So the most important part is कि when we are performing some operation or the process, the most important thing is कि वो जो हम set of activities कर रहे होना चाहिए, that must be the value added activities होनी चाहिए। कि जब हम set of inputs को convert कर रहे होते हैं into the output। ओके सो वैल्यू एडेड को हमने जो है वो डिफाइन किया था। वैल्यू एडेड को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि वो तमाम की तमाम एक्टिविटीज जिनके अगेंस्ट कस्टमर इज रेडी टू पे। ओके सो दोज एक्टिविटीज आर कॉल्ड एज द वैल्यू एडेड एक्टिविटीज। और जबकि नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज कौन सी होती हैं, वो तमाम की तमाम एक्टिविटीज जिनके कस्टमर अगेंस्ट कस्टमर इज नॉट रेडी टू पे। ओके सो वी हैव टू कन्वर्ट दोज इनपुट्स, मीन हमें वो फ्लो यूनिट्स को जो है वो इनपुट्स जो है उनको कन्वर्ट करने इनटू द आउटपुट, बट यूजिंग सम वैल्यू एडेड एक्टिविटीज टू कन्वर्ट दोज इनपुट्स इनटू द आउटपुट। और कोशिश हमें ये करनी है कि हम अपनी जो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज हैं वो हम कम से कम कर सकें या बिल्कुल हम उनको खत्म कर सकें। सो विच मीन जो इवन इंस्पेक्शन हो रही होती है या जो इन्वेंट्री है, इसको हमने कम से कम करना है क्योंकि इन्वेंट्री इज नॉट अ वैल्यू एडेड एक्टिविटी। ओके सो इवन अगर हम जो है वो कैलकुलेट करना चाहें, लाइक जैसे हम कहते हैं कि अगर हम कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी कर रहे हैं तो हम उसका इवन वैल्यू एडिशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अ मॉनेटरी वैल्यू। मॉनेटरी वैल्यू मींस कि इन टर्म्स ऑफ पैसे के सेंस के अंदर हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि ओके अगर मैं इस एक्टिविटी को ऐड करता हूँ तो इसको मुझे बेनिफिट क्या हुआ इन टर्म्स ऑफ अ मॉनेटरी वैल्यू, तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं थ्रू अ वैल्यू एडेड। ओके सो अब अगर हम इस प्रोसेस की बात करें तो इस प्रोसेस के जो है वो टोटल 6 एलिमेंट्स हैं। वन इज दैट इज अ प्रोसेस बाउंड्रीज, मीन हम आइडेंटिफाई करें कि जो भी हम पर्टिकुलर प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं उसकी इनपुट्स कितनी है, मीन इनपुट्स क्या है, उसकी आउटपुट क्या आ रही है। देन व्हाट इज अ फ्लो यूनिट, ओके मीन किस तरह के प्रोसेस को हम डील कर रहे हैं उसका फ्लो यूनिट क्या है, राइट। देन बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट कि आप जब किसी प्रोसेस को या ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे होते हैं, सो वो प्रोसेस या ऑपरेशन जो डिजाइन किया जाता है किसके लिए, फ्लो यूनिट के लिए, ठीक है। देन उन फ्लो यूनिट के ऊपर हम क्या परफॉर्म कर रहे थे, सेट ऑफ एक्टिविटीज एंड स्टोरेज, और यू कैन से बफर्स। So this is basically the network of activities, or you can say the set of activities with respect to their buffers कि कहाँ कहाँ पे उसको इंतजार करना पड़ेगा। ओके देन हमारे पास फोर्थ जो कंपोनेंट आ जाता है दैट इज अ रिसोर्सेज एंड एलोकेशन, कि हम कितनी जो है वो रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं, किस जगह पे हमें रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एंड इन द एंड वी हैव अ इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर, मीन कि हम इसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि ओके हाउ मेनी यूनिट्स वी नीड टू प्रोड्यूस, ओके एंड हु विल प्रोड्यूस, ओके वेयर इट विल बी प्रोड्यूस। सो उसको डिफरेंट तरह की हम इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं।
Okay, so this is all about the process. जैसे हमने इसको प्रोसेस को एक लिहाज से इस तरीके से भी डिफाइन किया था, दैट इज इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, और जबकि हम प्रोसेस को जो है वो डिफाइन करते थे एक एरो के जरिए रिसोर्सेज एंड देन कंट्रोल, कि हम रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ लेबर, इन टर्म्स ऑफ मटेरियल, इन टर्म्स ऑफ कैपिटल, और साथ में हमने उन रिसोर्सेज को कंट्रोल करने to make sure that we are converting the input in the output in a right. Okay, so next जो है वो हमारे पास हमने डिस्कस किया था कि हम इस प्रोसेस की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं यूजिंग द लिटल्स लॉ. एंड व्हाट वाज द लिटल्स लॉ? लिटल्स लॉ हमारे पास क्या होता है? दैट इज इन्वेंटरी इज इक्वल टू फ्लो रेट मल्टीप्लाई बाय फ्लो टाइम. इन्वेंट्री, रिमेंबर दैट कि जब हम यहाँ पे प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से या ऑपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेंट्री का जिक्र करते हैं, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, मीन कि हाउ मेनी यूनिट जो है वो इस वक्त करंटली आपके सिस्टम के अंदर मौजूद है या प्रोसेस के अंदर मौजूद है. ओके, सो इसी तरीके से आपके पास जो है वो फ्लो रेट हमारे पास हमने डिफाइन किया था कि जी दैट इज द नंबर ऑफ यूनिट्स पर यूनिट ऑफ टाइम. ठीक है, कि हम बेसिकली फ्लो रेट आपके स्पीड ऑफ द सिस्टम को इंडिकेट कर रहा होता है, जबकि फ्लो टाइम हमारे किस चीज को इंडिकेट कर रहा होता है? दैट इज कि एक यूनिट जब राइट फ्रॉम इनपुट से आउटपुट हो रही है, उसको टोटल कितना टाइम लग रहा है या वो कितना टाइम सिस्टम के अंदर स्पेंड कर रहा है. सो हमने कहा था कि जब भी आपकी वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी कम होगी, दैट इज उतना ही आपका प्रोसेस ज्यादा एफिशिएंट होता चला जाएगा, मीन आप उतना क्विकली अपनी जो है वो डिमांड को मीट कर सकोगे. तो हमारा अल्टीमेट टारगेट ये होता है कि हम अपने सिस्टम को इस तरीके से डिजाइन करें कि हमारी जो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी है वो कम से कम होनी चाहिए. सो जैसे लाइक यहाँ पे हम एग्जांपल दे रहे हैं एमएससी क्यूपीएम स्टूडेंट्स, या हम कह रहे हैं कि एक लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि कंप्यूटर्स बना रही है. सो उसका फ्लो यूनिट क्या होगा? कंप्यूटर. जबकि किसी यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें कि एमएससी स्टूडेंट्स वुड बी देयर फ्लो यूनिट्स, और फ्लो रेट क्या है कि हम कितने यूनिट जो है वो सिस्टम के अंदर इन कर रहे हैं, मीन एवरी ईयर हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर गोइंग टू बी ग्रेजुएटेड. सो 30 स्टूडेंट्स जो है वो ग्रेजुएट हो रहे हैं, और फ्लो टाइम के लाइक अगर उनकी डिग्री का ड्यूरेशन 2 years है, सो दैट इज फ्लो टाइम. एंड वी कैन यूज द इन लिटल्स लॉ, सो फ्लो रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम, सो वी कैन गेट द इन्वेंटरी दैट कि किसी भी वक्त यूनिवर्सिटी के अंदर 60 स्टूडेंट्स मौजूद हैं, सो विच मीन हमें रिसोर्सेज इस तरीके से अरेंज करनी है कि जो इन 60 स्टूडेंट्स को डील कर सके. सेम इज द केस इन विद रिस्पेक्ट टू द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कि हमारे पास फ्लो यूनिट के कंप्यूटर, फ्लो रेट हम कह रहे हैं कि वी कैन प्रोड्यूस 5000 यूनिट्स पर डे, और फ्लो टाइम मीन कि एक जो कंप्यूटर है राइट फ्रॉम इन होने से, मीन उसका रॉ मटेरियल बनने से लेके एंड तक जो टोटल टाइम हमें लग रहा है दैट इज 10 days, which is the flow time, which is also known as lead time. Okay, which is also known as मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम भी इसको हम कह सकते हैं. ओके, सो फ्लो रेट मल्टीप्लाई बाय दिस व्हिच इज इक्वल टू 50,000 कंप्यूटर्स जो है वो किसी भी वक्त हमारी जो है वो इन्वेंटरी में पड़े हुए हैं. सो दैट मीन वी हैव टू रीच सच नंबर ऑफ रिसोर्सेज जो कि इन कंप्यूटर्स को या इस इन्वेंटरी को डील कर सकें. क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि जितनी आपकी वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी इंक्रीज करेगी, जैसे मैंने को पहले बताया, उतना ही आपके जो सिस्टम है वो डाउन साइड की तरफ चला जाता जाएगा. आपको अपनी वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी को अपने सिस्टम के मुताबिक जो है वो मेंटेन करना पड़ता है, मीन हमें कम से कम की तरफ बात करनी पड़ती है. अगर हम जीआईटी या जस्ट इन टाइम या लीन कॉन्सेप्ट की बात करें, तो हम कहते हैं कि वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी जितनी कम हो उतना अच्छा है. ओके, सो हम अब कर क्या रहे हैं? जब हम प्रोसेस एनालिसिस कर रहे होते हैं, सो वी कैन यूज डिफरेंट सिंबल्स लाइक फ्लो चार्ट सिंबल्स जो हमने डिस्कस किए थे टू ड्रॉ द प्रोसेस फ्लो डायग्राम, और यू कैन से टू ड्रॉ द ऑपरेशंस. ओके, सो हम इन डायग्राम्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लाइक जैसे हमने क्लास में भी डिस्कस किया था कि हम इन डिफरेंट सिंबल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं टू ड्रॉ द प्रोसेस फ्लो चार्ट.
टू एनालाइज कि ईच प्रोसेस की हम कैपेसिटी कैलकुलेट कर सकें, उसका साइकिल टाइम आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है। सो वो क्या क्या आ रहे हैं। ओके, सो इन सिंबल्स को इस्तेमाल करते हुए देन हमने डिफरेंट तरह की वोकैबुलरी को डिस्कस किया था, लाइक एक्टिविटी टाइम जो है वो क्या है, मीन कितना टाइम लग रहा है कि किसी भी टास्क को, किसी वर्कर को कंप्लीट करने में। ओके, कैपेसिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे, एक्टिविटी टाइम मींस हम इसको साइकिल टाइम भी कह सकते हैं राइट नाउ। ओके, सो साइकिल टाइम मीन कि हम साइकिल टाइम को हमने कैसे डिफाइन किया था, दैट इज अ टाइम बिटवीन द कंप्लीशन ऑफ टू सक्सेसिव यूनिट्स, कि किसी भी दो यूनिट को बनने का जो दरमियानी टाइम होता है उसको हम साइकिल टाइम कहते हैं। सो कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या था, 1 ओवर साइकिल टाइम, या इस सेंस में हम कह सकते हैं 1 ओवर एक्टिविटी टाइम। ओके, दिस इज कि अगर आपके पास जो नंबर ऑफ रिसोर्सेज है वो 1 है, बट एक्चुअल फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, दैट इज अ नंबर ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, और यू कैन से द नंबर ऑफ वर्कर्स डिवाइडेड बाय साइकिल टाइम, और यू कैन से द एक्टिविटी टाइम, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ द कैपेसिटी की। अगर हमने कैपेसिटी को कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स पर यूनिट ऑफ टाइम। ओके, सो नेक्स्ट हमने डिफाइन किया था बॉटलनेक को। सो बॉटलनेक हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं कि वो प्रोसेस स्टेप आपका जो है वो बॉटलनेक होगा जिसकी कैपेसिटी सबसे कम होगी, या हम ये भी कह सकते हैं द वीकेस्ट लिंक इन योर एंटायर ऑपरेशन और योर एंटायर चेन और योर एंटायर प्रोसेस चेन, दैट वुड बी योर बॉटलनेक। ओके, सो प्रोसेस कैपेसिटी क्या होगी, सो यहाँ पे जब हम कैपेसिटी, ऊपर कैपेसिटी का जिक्र कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं कि एवरी रिसोर्स की कैपेसिटी है। सो एवरी रिसोर्स की कैपेसिटी हम निकाल रहे हैं, या एवरी ऑपरेशन की कैपेसिटी, दैट इज कि कितने हम नंबर ऑफ रिसोर्सेज उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं डिवाइडेड बाय द एक्टिविटी टाइम। जबकि प्रोसेस कैपेसिटी हम बात करें कि इंटायर ऑपरेशन के अंदर, लाइक जैसे हम ने कहा था कि अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मेरे पास अगर ऑपरेशन नंबर 1 हो रहा है, ऑपरेशन नंबर 2 हो रहा है, ऑपरेशन नंबर 3 हो रहा है, सो दिस इज द बेसिकली आर ऑपरेशन। सो इसकी कैपेसिटी है कि ये 10 यूनिट्स पर आवर प्रोड्यूस कर सकता है, इसकी कैपेसिटी है ये 5 यूनिट्स पर आवर प्रोड्यूस कर सकता है, और इसकी कैपेसिटी है कि ये 3 यूनिट्स पर आवर प्रोड्यूस कर सकता है। सो विच मीन वीकेस्ट क्या बन गया हमारे पास, दैट इज ऑपरेशन नंबर 3। ओके, बिकॉज इसकी जो स्पीड है या ये लेसर नंबर ऑफ यूनिट्स पर यूनिट ऑफ टाइम जो है वो प्रोड्यूस कर पा रहा है। सो दिस वुड बी द बॉटलनेक, और जो इसकी कैपेसिटी होगी वही हमारे एंटायर प्रोसेस की कैपेसिटी होगी, दैट मीन हमारे इस एंटायर सिस्टम की कैपेसिटी क्या है, दैट इज 3 यूनिट्स पर आवर। ठीक है जी। ओके, सो नेक्स्ट ऑपरेशन हम कॉन्सेप्ट जो हमने डिस्कस किया था विच इज अ फ्लो रेट। सो फ्लो रेट बेसिकली इंडिकेट कर रहा होता है हमारे सिस्टम की स्पीड को। ओके, सो फ्लो रेट हमने डिफाइन किया था कि दैट इज मिनिमम फ्रॉम द अवेलेबल इनपुट। अवेलेबल इनपुट से क्या मराद है, अवेलेबल रॉ मटेरियल या डिमांड या प्रोसेस कैपेसिटी। सो जो इनमें से मिनिमम होता है उसी के अकॉर्डिंगली हमारे फ्लो रेट की स्पीड होती है। ठीक है, हम कहते हैं अवेलेबल इनपुट से मुराद ये है कि हमारे पास रॉ मटेरियल कम मौजूद है, इस वजह से हम इतनी ही क्वांटिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। या डिमांड से क्या हमारा होता होगा, इट मीन लाइक हमने दो तरह के सिस्टम्स डिस्कस किए थे कि देयर इज अ डिमांड कंस्ट्रेंट सिस्टम एंड देयर इज अ कैपेसिटी कंस्ट्रेंट सिस्टम। सो अगर आपका फ्लो रेट जो है वो मीन डिमांड सबसे कम है, इट मीन आपका जो सिस्टम है वो डिमांड कंस्ट्रेंट सिस्टम है। सो डिमांड कंस्ट्रेंट सिस्टम मीन कि आपकी प्रोसेस की कैपेसिटी ज्यादा है बट डिमांड कम है। बट जबकि अगर आप कहो कि कैपेसिटी, प्रोसेस कैपेसिटी सबसे कम आ रही है कंपेयर टू डिमांड और इनपुट, दैट मीन दिस इज अ कैपेसिटी कंस्ट्रेंट सिस्टम, कि डिमांड ज्यादा है बट कैपेसिटी हमारे पास कम है। सो बाय द वे जो आपका फ्लो रेट होता है जो इन तीनों में से मिनिमम होता है उसी के अकॉर्डिंगली आपके सिस्टम की जो है वो स्पीड को मेंटेन किया जा रहा होता है, या आपके सिस्टम की वो स्पीड को इंडिकेट कर रहा होता है। सो नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई कि आपके पास रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी कम है या इनफ मौजूद है, या डिमांड कम है या प्रोसेस कैपेसिटी कम है। सो यूजुअली क्या होता है कि हम कहते हैं कि इनपुट मोर देन इनफ है, नाउ वी हैव टू चेक इज इट अ डिमांड कंस्ट्रेंट सिस्टम और इज अ कैपेसिटी कंस्ट्रेंट सिस्टम। सो उसकी बेसिस के ऊपर हम अपना फ्लो रेट आइडेंटिफाई कर रहे थे, जिसको हमने कहा था कि हम थ्रूपुट रेट भी कह सकते हैं। ओके, सो साइकिल टाइम जो है वो अगर हमने कैलकुलेट करना है, रिमेंबर दैट यहाँ पे जब हम साइकिल टाइम की बात कर रहे हैं तो हम बेसिकली यहाँ पे मैं डिफाइन तो कर रहा हूँ
दैट इज कि 1/फ्लो रेट करके हम साइकिल टाइम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो सो बेसिकली ये हमें इंडिकेट कर रहा होता है कि हम कितनी जो है वो क्विकली जो है वो नेक्स्ट यूनिट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, देन हमने डिस्कस किया था कि हम किसी भी अगर रिसोर्स की हमने यूटिलाइजेशन कैलकुलेट करनी है, सो यूटिलाइजेशन को हमने डिफाइन किया था दैट इज द बिजीनेस ऑफ द रिसोर्सेज, ठीक है, कि कितनी देर वो बिजी रह रहे हैं अपने उस काम के अंदर, ठीक है, या उसके अंदर वो जो है वो वर्किंग कंडीशन के अंदर रहता है। सो वर्किंग कंडीशन या हम कर रहे हैं कि बिजीनेस ऑफ द रिसोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूला यूज कर सकते हैं फ्लो रेट ओवर कैपेसिटी ऑफ दैट रिसोर्स। सो अगर हमने ओवरऑल प्रोसेस की यूटिलाइजेशन निकालनी है, सो वी कैन डू दैट फ्लो रेट डिवाइडेड बाय प्रोसेस कैपेसिटी। बट राइट नाउ हम कह रहे हैं कि अगर अपने इंडिविजुअल रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन कैलकुलेट करनी है, सो वी कैन यूज फ्लो रेट डिवाइडेड बाय द कैपेसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर रिसोर्स। तो देन हमने डिस्कस किया था इम्प्लाइड यूटिलाइजेशन, जिसको हम वर्कलोड भी कहते हैं। ओके, सो यूटिलाइजेशन और इम्प्लाइड यूटिलाइजेशन के अंदर डिफरेंस क्या होता है कि जो सिंपल यूटिलाइजेशन होती है ये हमें इंडिकेट कर रही होती है बिजीनेस ऑफ द रिसोर्स को, कि कितनी देर वो वर्क के अंदर काम के अंदर बिजी है। जबकि इम्प्लाइड यूटिलाइजेशन जो है वो हमें इंडिकेट कर रहा होता है कि वेदर आपका जो वो पर्टिकुलर रिसोर्स है इज एबल टू मीट द डिमांड और नॉट, ठीक है। Because the formula is the total demand divided by the capacity of that resource. So अगर आपका सिस्टम जो है वो डिमांड कंस्ट्रेंट सिस्टम होगा, तो देन यूटिलाइजेशन और इम्प्लाइड यूटिलाइजेशन में कोई फर्क नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे भी फिर फ्लो रेट डिमांड के बराबर ही होगा। सो डिफरेंस ओनली कब होगा कि अगर आपका सिस्टम कैपेसिटी कंस्ट्रेंट सिस्टम है, तो देन यूटिलाइजेशन और इम्प्लाइड यूटिलाइजेशन जो है वो डिफरेंट आंसर प्रोवाइड कर रही है। अदरवाइज अगर आपका जो है वो अगर सिस्टम कैपेसिटी कंस्ट्रेंट सिस्टम है, तो देन इनके आंसर्स डिफरेंट होंगे। ओके, देन हमने डिस्कस किया था कि इफ वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट कि ओके अगर हमें ये कह दिया जाए कि जी 1 लाख यूनिट बनाने में आपको कितना टाइम लगेगा या 10,000 यूनिट बनाने में, सो एक्स यूनिट बनाने में आपको टोटल कितना टाइम लगेगा, तो उसमें फिर हमने डिस्कस किया था कि आपको डिपेंड कर रहा है कि आपको जो है वो आपकी इजम्पशन क्या है, कि आप एम्प्टी सिस्टम कंसिडर कर रहे हो या आप नॉन एम्प्टी सिस्टम कंसिडर कर रहे हो। ओके, सो फिलहाल मीन कि हम कहते हैं कि अगर हमारे पास एम्प्टी सिस्टम है, ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास जो फार्मूला था वो क्या था कि हम ले रहे होते हैं कि फर्स्ट यूनिट को बनने में जो टोटल टाइम लग रहा है दैट इज टाइम थ्रू द एम्प्टी सिस्टम, मीन फर्स्ट यूनिट को बनने का टाइम प्लस x-1 मीन क्योंकि हमने एक यूनिट का बनने का टाइम ले लिया प्लस बाकी जो रिमेनिंग यूनिट बन गया डिवाइडेड बाय फ्लो रेट। सो वी विल गेट द टोटल टाइम कि हमें एक्स यूनिट को बनने को टोटल कितना टाइम लग रहा है। बट रिमेंबर दैट जैसे हमने डिस्कस भी किया था कि मेक श्योर कि जो आप एक्स ले रहे हो वो आपने केयरफुली लेना है। केयरफुली से मुराद ये ले रहा हूँ कि हमने ये देखना है कि आपको जो टाइम गिवन है वो पर यूनिट गिवन है, पर बैच गिवन है, कि किस सेंस के अंदर गिवन है। सो उसी सेंस के अंदर आपने यहाँ पे एक्स लेना है। सो अगर हम कंटिन्यूस फ्लो कंसिडर करें मीन हम क्या कर रहे हैं, तो देन फिर आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा दैट इज this one. Okay, so we can only use x units divided by flow rate. Okay, so अब हमारे पास हमने जो डिस्कस किया था दिस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट कि क्या आपका प्रोसेस जो है वो वर्कर बेस्ड प्रोसेस है या वो मशीन बेस्ड प्रोसेस है। ओके, वर्कर बेस्ड प्रोसेस या मशीन बेस्ड प्रोसेस से क्या मुराद है कि अगर हम वर्कर बेस्ड ले रहे हैं, सो दैट मीन आपकी जो एवरी प्रोसेस जो परफॉर्म किया जा रहा है वो वर्कर्स परफॉर्म करें, इस मीन उसमें मशीन बिल्कुल शामिल नहीं है। सो देन फिर हम क्या करेंगे कि अगर हमने टाइम कैलकुलेट करना है थ्रू द एम्प्टी सिस्टम मीन कि हमने ओवरऑल टाइम कैलकुलेट करना है कि एक यूनिट को बनने में टोटल टाइम कितना लग रहा है, तो उस वक्त फिर हम क्या करेंगे कि हर वर्कर की या हर रिसोर्स की जो एक्टिविटी टाइम है उसको हम सम कर लेंगे। सो दैट वुड बी द वर्कर बेस्ड टाइम, टोटल टाइम जो हमें लग रहा है। बट अगर वो मशीन बेस्ड है मीन अगर मशीन के जरिए जो है वो आप प्रोसेसेस को परफॉर्म करें एंड देयर इज नो वर्कर इन्वॉल्व, तो देन हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ रिसोर्सेज इन अ सीक्वेंस मीन कि उस सीक्वेंस के अंदर कितने रिसोर्सेज है, कितनी मशीनरी लगी हुई है, मल्टीप्लाई बाय कि जो टाइम
लग रहा है बॉटलनेक ऑपरेशन के ऊपर, मीन उसमें से कौन सी मशीन जो है वो सबसे कम यूनिट प्रोड्यूस कर रही है, सो हम उसकी एक्टिविटी टाइम को कंसिडर कर लेंगे, सो दैट वुड बी द मशीन बेस्ड सिस्टम। ओके, सो इनको जो इसकी एग्जांपल हम यहाँ पे दे रहे हैं वर्कर पेस की और मशीन पेस की, कि लाइक जैसे यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हम एक साइकिल बना रहे हैं और ये जो 3 एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं वो 3 वर्कर्स बेसिकली परफॉर्म कर रहे हैं और नीचे उनका टाइम गिवन है। जबकि अगर मशीन पे इसकी बात करें तो हम कहें कि इंस्टेड ऑफ वर्कर्स ये 3 एक्टिविटीज बेसिकली मशीन्स प्रोड्यूस कर रही हैं, देयर इज अ कन्वेयर बेल्ट। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ओके कौन सी एक्टिविटी है, कौन सी मशीन के ऊपर जो है वो बॉटलनेक बन रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम सिस्टम की या स्पीड जो है वो कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। okay? तो राइट नाउ जो है वो मैं वर्कर बेस्ड प्रोसेस ले रहा हूँ, ठीक है, कि वो वर्कर बेस्ड सिस्टम है और अब हम सिस्टम को एनालाइज करने के लिए जा रहे हैं। सो अगेन जो है वो हम जो स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग की एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं, पर इसमें हम वो पुराने कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस करेंगे, लाइक साइकिल टाइम, फ्लो रेट, कैपेसिटीज, ठीक है, वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, यूटिलाइजेशंस कैसे निकालते हैं, प्लस देयर आर फ्यू न्यू कॉन्सेप्ट्स। वो न्यू कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्या है, दैट इज कि मुझे अगर कैलकुलेट करना है कि टोटल हमारे जो ओवरऑल लेबर है उसकी कॉस्ट कितनी है, मीन हमने कॉस्ट ऑफ लेबर कैलकुलेट करना है। सो कॉस्ट ऑफ लेबर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वेजेस पर यूनिट ऑफ टाइम, कि हम एक यूनिट ऑफ टाइम के अंदर टोटल कितने उनको पैसे दे रहे हैं, डिवाइडेड बाय फ्लो रेट। ठीक है जी। और देन हमने अगर कैलकुलेट करना है कि हमारा जो ith रिसोर्स है वो हमारा जो है वो आइडल टाइम अगर हमने कैलकुलेट करना है, सो आइडल टाइम अगर हमने कैलकुलेट करना है तो आइडल टाइम कैलकुलेट करने के लिए हमारा फार्मूला क्या होगा, साइकिल टाइम मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ वर्कर्स एट रिसोर्स आई माइनस एक्टिविटी टाइम एट रिसोर्स आई। सो दिस इज अ फार्मूला, सो बेशक आप लिख लीजिएगा। सो आइडल टाइम का फार्मूला क्या आ जाएगा, अगर हमने निकालना है साइकिल टाइम मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ वर्कर्स माइनस एक्टिविटी टाइम एट रिसोर्स आई। सो आइडल टाइम बाय द वे आप 1 माइनस यूटिलाइजेशन करके भी कैलकुलेट कर सकते हो, देन उसको टोटल टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, बट देयर इज अनदर फार्मूला जो कि हम ये वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आपके पास क्या है कि जी एवरेज लेबर यूटिलाइजेशन के मिश्रण हमने कैलकुलेट करना है कि हमारी ओवरऑल जो है, ओवरऑल जो लेबर है उन वो किस उनकी यूटिलाइजेशन रेट क्या है, इंस्टेड ऑफ हर इंडिविजुअल लेबर की हमने हर इंडिविजुअल रिसोर्स की यूटिलाइजेशन निकालने के लिए। सो एवरेज लेबर यूटिलाइजेशन हम कैसे निकालते हैं, दैट इज अ लेबर कंटेंट। लेबर कंटेंट का क्या मतलब होता है कि मीन ईच रिसोर्स को जो एक एक्टिविटी परफॉर्म करने में कितना टाइम लग रहा होता है। सो कंटेंट टाइम मीन उस एक्टिविटी को बनने में जो टाइम लग रहा है, सो उस टोटल टाइम को हम जमा कर लेते हैं डिवाइडेड बाय लेबर कंटेंट प्लस आइडल टाइम। ठीक है, सो टोटल आइडल टाइम, सो दैट वुड बी द ओवरऑल लेबर यूटिलाइजेशन। सो लेबर कंटेंट का फॉर्मूला क्या है, दैट इज द सम ऑफ एक्टिविटी टाइम विद लेबर्स, मीन हर ईच लेबर को जो परफॉर्म करने में टाइम लग रहा है उसको हम सम कर लेते हैं। ओके, सो जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स हैं एज वेल एज दीज न्यू कॉन्सेप्ट जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं यूजिंग दीज यूजिंग दिस एग्जांपल। सो एग्जांपल हमारे पास क्या है, वो हम कह रहे हैं कि 3 ऑपरेशंस है, मीन 3 एक्टिविटीज हैं। इस वक्त जो करंटली इन एक्टिविटीज को करने में जो टाइम लग रहा है विच इज 13 मिनट्स, 11 मिनट्स एंड 8 मिनट्स। So we have 3 workers, mean worker 1 over here, worker 2 over here, worker 3 over here. ओके, राइट नाउ जो हम पहली एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं वो हम मार्च के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं कि राइट नाउ जो हम एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं दैट इज फॉर द मंथ ऑफ मार्च, और मंथ ऑफ मार्च के अंदर जो हमारे पास डिमांड है विच इज 125 यूनिट्स पर वीक, और जो प्रोडक्शन टाइम हमारे पास क्योंकि हम वीक के लिहाज से एनालाइज कर रहे हैं तो प्रोडक्शन टाइम जो हमारे पास है विच इज 35 आवर्स पर वीक, आई मीन जो ओवरऑल टोटल टाइम हमें अवेलेबल है। और हमारी वेज क्या है कि मीन हम हर वर्कर को जो पैसे पे कर रहे हैं वो $12 पर आवर जो है वो हम सैलरी दे रहे हैं। So using this data we want to analyze, this is a process or you can say this is our operation। okay, so अब हमें इसको एनालाइज करना है। so इसको एनालाइज मैं कैसे कर रहा हूँ कि जी मेरे मंथ डिमांड जो थी मंथ मार्च के अंदर वो थी 125 यूनिट्स,
ये हमारे पास जो एक्टिविटी टाइम है ईच वर्कर का वो हमें गिवन है, दैट इज 13 मिनट्स. ओके, 13 मिनट्स, 11 मिनट्स एंड 8 मिनट्स. So this is 13 minutes, 11 minutes and 8 minutes. So हमारे पास जो डिमांड था वो क्या है, दैट इज 125 मिनट. और एक्टिविटी टाइम वर्कर 1 की जो है वो 13 मिनट्स है, वर्कर 2 का 11 मिनट्स है, वर्कर 3 का 8 मिनट है. ओके, सो अब हमारे पास क्या आ रहा है कि जी कैपेसिटीज हमने कैलकुलेट करनी है. सो कैपेसिटी हम कैसे निकालते हैं, जैसे हमने अभी प्रीवियस फार्मूला कैलकुलेट किया, देखा था, दैट इज एक्टिविटी टाइम और यू कैन से द साइकिल टाइम. सो 1 ओवर साइकिल टाइम. 1 में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एवरी एक्टिविटी के ऊपर हमारे पास एक ही वर्कर मौजूद है. सो दैट्स व्हाई द नंबर ऑफ रिसोर्सेज डिवाइडेड बाय द एक्टिविटी टाइम मीन 1 ओवर एक्टिविटी टाइम, 1 over 11, 1 over 8. So we are getting the capacity of each activity. So activity 1 की को परफॉर्म करने के लिए जो वर्कर 1 की कैपेसिटी है वो है 4.61 यूनिट्स पर आवर. वर्कर 2 की हमारे पास है 5.45 एंड देन 7.5. सो इन तीनों वर्कर में से बॉटलनेक हमारा वर्कर कौन सा बन गया, दैट इज वर्कर नंबर 1. क्यों बन गया, क्योंकि इसकी कैपेसिटी सबसे कम है. सो विच मीन हमारे ओवरऑल जो प्रोसेस की कैपेसिटी है वो भी 4.61 बन गई. सो वी कैन से द प्रोसेस कैपेसिटी इज 4.61. ओके, सो वही चीज हम ये नेक्स्ट लाइन के अंदर लिख भी रहे हैं कि प्रोसेस कैपेसिटी के कैपेसिटी ऑफ द बॉटलनेक रिसोर्स व्हिच मीन मिनिमम फ्रॉम ऑल दीज थ्री. सो 4.61, 5.45, 7.5 में से जो मिनिमम है दैट इज योर प्रोसेस कैपेसिटी आ गई. ओके, नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द फ्लो रेट, मीन सिस्टम की स्पीड क्या है. सो फ्लो रेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट द डिमांड पर आवर, बिकॉज हमारे पास जो प्रोसेस कैपेसिटी है वो पर आवर है. लेकिन यहाँ पे ये जो डिमांड हमें गिवन है वो है गिवन है पर वीक 125 यूनिट्स. सो 125 यूनिट्स पर वीक गिवन है. और उसने में डाटा ऊपर क्वेश्चन में बताया हुआ था कि वो एक वीक के अंदर कितनी देर प्रोडक्शन करते हैं, 35 आवर बेसिकली वो काम करते हैं. ठीक है, सो हमने क्या कर दिया, 125 यूनिट्स पर वीक डिवाइडेड बाय 35 आवर्स पर वीक, क्योंकि एक वीक के अंदर वो 35 आवर्स काम कर रहे हैं. सो 125 डिवाइडेड बाय 35, सो वी विल गेट 3.57. ठीक है, सो हमारे पास जो आंसर आ गया डिमांड का वो आ गया 3.57. सो मुझे अब फ्लो रेट निकालना है, क्योंकि मेरे पास रॉ मटेरियल की इस क्वेश्चन के अंदर अवेलेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. इट मीन हम कह रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं. So we have enough raw material. So just we need to check, is it a demand constraint system or is it a capacity constraint system? So हम लिख रहे हैं जी minimum from demand and process capacity. So demand है 3.57, capacity है 4.61. So जो minimum है which is 3.57. So हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि ये इस वक्त currently demand constraint system है, because demand is less, capacity is higher. ओके, सो नेक्स्ट पार्ट क्या आ जाता है कि मुझे जी साइकिल टाइम निकालना है. साइकिल टाइम से क्या मुराद है कि मीन मुझे कैलकुलेट करना है कि मैं जो इस वक्त जो मैं स्कूटर प्रोड्यूस करूंगा वो कितनी देर के बाद मेरे पास नेक्स्ट स्कूटर बन के आ जाएगा. सो दैट वुड बी 1 ओवर फ्लो रेट. ठीक है, मीन 1 ओवर आपके पास जो साइकिल टाइम का फॉर्मूला था दैट इज 1 ओवर फ्लो रेट. सो 1 ओवर फ्लो रेट क्या 3.57. सो मैंने इनको जो है वो मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया बाय मल्टीप्लाई बाय 60 से. ठीक है, 1/1 डिवाइडेड बाय 3.57, वो आवर्स में रिजल्ट आएगा, उसको मल्टीप्लाई बाय 60 किया, सो वी विल गेट मिनट्स पर यूनिट. सो मेरे पास जो आ गया कि मैं 16.8 मिनट के अंदर हमारे पास नेक्स्ट स्कूटर बन के आ जाएगा. उसके बाद अगेन नेक्स्ट 16.8 मिनट के बाद नेक्स्ट स्कूटर बन के आ जाएगा. ओके, अब हमने कैलकुलेट करना है जी कि ईच वर्कर का आइडल टाइम हमें कैलकुलेट करना है. सो ईच वर्कर का आइडल टाइम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था आइडल टाइम का, साइकिल टाइम ऑफ दैट वर्कर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ वर्कर्स एट दैट पर्टिकुलर रिसोर्स माइनस एक्टिविटी टाइम. ओके, सो साइकिल टाइम हमारे पास क्या है, दैट इज 16.8 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ वर्कर्स कितने, एक ही थे, तो मल्टीप्लाई बाय 1 करोगे तो 16.8 माइनस एक्टिविटी टाइम के 13. सो हमारे पास आ जाएगा जी 16.8 माइनस 13 वी गेट 3.8. सो 3.8 मिनट दिस इज द आइडल टाइम फॉर वर्कर 1. इसी तरीके से 2 के लिए निकाल लिया, इसी तरीके से हमने 3 के लिए निकाल लिया. ओके, अब नेक्स्ट पार्ट में हम निकाल रहे हैं जी. सो आइडल टाइम हमें इंडिकेट करे कि इतनी देर जो है वो बेसिकली कोई काम नहीं कर रहा. ओके, आइडल बैठा हुआ है फॉर एवरी यू कैन से यूनिट
की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान। ओके, सो यूटिलाइजेशन हमारे पास क्या आ जाएगा जी, फ्लो रेट ओवर कैपेसिटी। सो फ्लो रेट हमारे पास है 3.57 डिवाइडेड बाय कैपेसिटी है हमारे पास 4.61। सो यूटिलाइजेशन इज 77%। सो 77% को हम इंटरप्रेट कैसे करते हैं कि हम कहते हैं कि जो आपके पास अवेलेबल टाइम है उसका 77% जो है ये वर्कर बिजी रह रहा है, बाकी टाइम के अंदर वो आइडल रह रहा है। ठीक है, so this is 77% is indicating कि इतने परसेंट ऑफ द टाइम जो है वो बिजनेस को इंडिकेट करे। सेम इज द केस फॉर वर्कर 2, सेम इज द केस फॉर वर्कर 3। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है जी, कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर। सो अगर मुझे अब कॉस्ट कैलकुलेट करनी है कि मुझे एक स्कूटर को बनाने में कितना टाइम लग रहा है, सो उसको कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर को फार्मूला क्या था, दैट वाज टोटल कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर। हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, दैट इज टोटल वेज डिवाइडेड बाय फ्लो रेट। ठीक है, सो टोटल वेज हमने निकालनी है। सो उसने हमें डाटा दिया हुआ है कि हम ईच वर्कर को पर आवर जो पे कर रहे हैं विच इज $12। ठीक है जी, सो हमारे पास जो फार्मूला आ जाएगा दैट इज टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स जो हमारे पास अवेलेबल है जो काम करें विच इज 3 मल्टीप्लाई बाय 1 घंटा, पर घंटा हम उनको पे कर रहे हैं $12 जो कि हमें गिवन है, मल्टीप्लाई बाय टोटल टाइम हम कितनी देर प्रोडक्शन कर रहे हैं। सो वो हमें गिवन था 35 आवर्स पर वीक। सो रिमेंबर दैट ये हम निकाल रहे हैं कि ईच जो हमारे पास जो कॉस्ट आ रही है वो पर स्कूटर कितनी आ रही है। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 35 आवर्स पर वीक डिवाइडेड बाय, सो हमारे पास जो है वो हम कितने स्कूटर बना पा रहे हैं, मीन डिमांड कितनी हमारे पास है, दैट इज 125 स्कूटर्स पर वीक। ओके, सो विच इज द फ्लो रेट। ओके, सो राइट नाउ जो हम फ्लो रेट ले रहे हैं वो पर वीक के लिहाज से ले रहे हैं क्योंकि इस वक्त ये डिमांड कंस्ट्रेंट सिस्टम है। सो हमारे पास जो फ्लो रेट था वो 3.57 विच इज विद रिस्पेक्ट टू द डिमांड। ठीक है, सो वो आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो, आपको इसको पर डे कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड देन पर वीक के लिहाज से कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो सिंपली मल्टीप्लाई बाय 3.57 मल्टीप्लाई बाय 35 करोगे तो वो आपके पास एग्जैक्टली 125 ही आएगा। सो बहरहाल, सो कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर हमारे पास क्या आ गया जी, नंबर ऑफ वर्कर्स विच इज 3 मल्टीप्लाई बाय ईच वर्कर को आप पर यूनिट ऑफ टाइम कितना पे कर रहे हो विच इज $12, और एक वीक के अंदर हम कितना देर के लिए वो काम करें विच इज 35 आवर्स डिवाइडेड बाय एक वीक में हम कितनी प्रोडक्शन करें विच इज 125 यूनिट्स पर वीक। सो हमारे पास कॉस्ट आ रही है कि इस वक्त करंटली ये जो प्रोडक्शन कर रही है अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ 125 यूनिट्स पर वीक, तो इनको जो स्कूटर एक स्कूटर की कॉस्ट आ रही है वो $10.08 पर स्कूटर पड़ रही है। ओके, अब मुझे निकालना है कि ओवरऑल मेरी जो तीनों के तीनों वर्कर्स हैं उनका यूटिलाइजेशन रेट क्या बनता है। ठीक है, ताकि मैं देख सकूं कि ओवरऑल जितने तमाम के तमाम मेरे वर्कर्स हैं वो कितनी देर तक बिजी रहते हैं और कितनी देर तक वो आइडल रहते हैं। सो एवरेज लेबर यूटिलाइजेशन निकालने का फॉर्मूला क्या था, टोटल कॉन्टैक्ट आवर। टोटल कॉन्टैक्ट आवर का क्या मतलब है कि मीन उनका एक्टिविटी टाइम, सो 13 प्लस 11 प्लस 8 वुड बी 32 मिनट्स पर यूनिट डिवाइडेड बाय 32 मीन टोटल कॉन्टैक्ट आवर प्लस आइडल टाइम। आइडल टाइम हम कहाँ से निकालेंगे, ये ऊपर हमने निकाला था 3.8 प्लस 5.8 प्लस 8.8। ओके, so 32 divided by sum of these we will get multiply by 100 करोगे तो हमारे पास परसेंटेज में आंसर आ जाएगा which is 63.4%। रिमेंबर दैट ये जो अभी हमने प्रोसेस को एनालाइज किया या सिस्टम को एनालाइज किया, दिस वाज अ डिमांड कंस्ट्रेंट सिस्टम। ओके, सो अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर जी ये वालेकुम। एवरेज लेबर, सर ये एवरेज लेबर यूटिलाइजेशन वाला बात था। ओके, दोबारा देख लीजिएगा, जो एवरेज लेबर यूटिलाइजेशन है उसका फार्मूला हमने क्या देखा था, दैट वाज लेबर कॉन्टेंट कंटेंट डिवाइडेड बाय लेबर कंटेंट प्लस आइडल टाइम। ठीक है, दिस इज अ फार्मूला। सो लेबर कंटेंट का क्या मतलब है, सम ऑफ द एक्टिविटी टाइम विद द लेबर। सो लेबर कंटेंट को कैलकुलेट करने के लिए सो वो सम क्या है, दैट इज 13 प्लस 11 प्लस 8 विच इज 32। ओके, सो वो 32 आ गया डिवाइडेड बाय फार्मूला के अंदर है लेबर कंटेंट मीन 32 मिनट्स प्लस आइडल टाइम। सो आइडल टाइम कहाँ से आ गया, 3.8 प्लस 5.8 प्लस 8.8। ओके, सो वो आ जाएगा 18.4। ठीक है, सो देन इसको ठीक है मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपके पास जो है वो परसेंटेज ऑफ लेबर यूटिलाइजेशन आ जाएगी।
ठीक है, थैंक यू ओके सर, आगे समझ। ओके जी। सो इसके अंदर हमारे पास क्या है कि राइट नो ये जो हमने एनालिसिस किया दिस वाज अ डिमांड कंस्ट्रेंट सिस्टम। ओके अभी हम क्या करने लगे हैं कि अगर हम कहें कि आपके पास अगर जो डिमांड है वो 125 की बजाय चेंज हो जाए, बहरहाल उसको देखने से पहले अब हम जो उस एग्जांपल को डिस्कस करने से पहले जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं कि अब हमने अपनी जो है वो लाइन बैलेंसिंग करनी है, मीन अपनी हम कैपेसिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं। रिमेंबर दैट लाइन बैलेंसिंग का मतलब ये है कि तीनों के तीनों जो वर्कर्स हैं, मीन जो हमारी ओवरऑल लाइन के ऊपर रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रहे होते हैं उनके ऊपर जो वर्कलोड है वो हम इक्वली रखें। ठीक है, इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए, मीन एक बंदे के ऊपर हमने ज्यादा काम असाइन किया हुआ है, एक को हमने कम असाइन किया हुआ है, सो दैट इज इंडिकेटिंग द इम्बैलेंस। ठीक है, और वो हमें यहाँ पे अगर हम अपने डाटा को देखें तो आपको आपकी इस यूटिलाइजेशंस को देखते हुए भी पता चल रहा है कि हमारे पास इस वक्त ये वर्कर्स काफी इम्बैलेंस है। ठीक है, क्योंकि ये 77% काम कर रहे हैं, ये बिजी रह रहे हैं, और ये 65.5% बिजी रह रहे हैं, और ये 48% तक बिजी रहता है। सो इट मीन ये ओवरऑल काम का 77% काम कर रहा है, ये 65% काम अप्रोक्सीमेट कर रहा है, ये 48%। सो काफी इम्बैलेंस है। इट मीन इनके पास जो काम है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। सो ये ज्यादा काम कर रहा है, ये उससे काम कम कर रहा है, और ये सबसे कम काम कर रहा है। सो जिसकी वजह से आपके जो है वो कैपेसिटी जो है वो ऑल्दो के इस वक्त जो करंट सिनेरियो हमने एनालाइज किया जब डिमांड पर वीक जो थी वो 125 थी, तो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि हमारी कैपेसिटी ज्यादा है, डिमांड कम है, तो इस तरह से अगर हम प्रोडक्शन करते भी रहे तो शायद इतना प्रॉब्लम हमें फेस ना करना पड़े। बट अगर ये डिमांड बढ़ गई, ये डिमांड जो है वो 125 से बढ़ के जो है वो लेट से जी 300 हो जाती है या 200 हो जाती है, तो मे बी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ओके, सो अब इट मीन कि हमें जो है वो पहले ही प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए, और हमें जो है वो अपनी इस यूटिलाइजेशन को जो है वो बैलेंस करने की कोशिश करनी चाहिए। सो बैलेंस करने का मतलब क्या है? दैट मीन वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइन बैलेंसिंग अप्रोच। ठीक है, सो लाइन बैलेंसिंग का मतलब क्या है कि हर बंदे को या हर वर्कर को हम इक्वली काम करें ताकि उनकी जो यूटिलाइजेशन रेट है वो ऑलमोस्ट इक्वल आ रही हो, या ऑलमोस्ट कंपेयरली जो है वो सिग्निफिकेंटली इतनी ज्यादा डिफरेंट ना हो। ओके, सो जैसे मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है कि जो लाइन बैलेंसिंग है वो बेसिकली इम्बैलेंस ऑफ वर्क को जो है वो दूर करने में हमें हेल्प आउट कर रही होती है। और जैसे हम इंडिकेट करें कि अगर सिस्टम डिमांड कंस्ट्रेंट सिस्टम है तो शायद प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, बट अगर सिस्टम कैपेसिटी कंस्ट्रेंट बन जाए, मीन कैपेसिटी कम हो और डिमांड ज्यादा हो, तो देन इम्बैलेंस बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बहरहाल अच्छी अच्छी प्रैक्टिसेस क्या होती है, चाहे डिमांड कंस्ट्रेंट सिस्टम हो चाहे कैपेसिटी कंस्ट्रेंट सिस्टम हो, सो यू नीड टू मेंटेन द बैलेंस, मीन अपनी यूटिलाइजेशन को जो है वो सेम रखने की कोशिश करनी है। सो क्योंकि अगर आपकी जो बैलेंस होगा तो अल्टीमेटली आपकी कैपेसिटी भी बढ़ेगी। सो लाइन बैलेंसिंग आपको हेल्प आउट कर रही होती है आपके ओवरऑल प्रोसेस की कैपेसिटी को इंक्रीज करने में। ओके, सो प्रोसेस कैपेसिटी को इंक्रीज करना है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम अज्यूम कर रहे हैं, सेम एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, बट इंस्टेड ऑफ कि आपके पास जो डिमांड 125 यूनिट्स थी, अब वो डिमांड जो है वो हम दे रहे हैं कि वो 200 यूनिट्स, और अगेन हम सेम एनालिसिस रिपीट कर रहे हैं। सो एक्टिविटी टाइम हमारे पास क्या था फर्स्ट वर्कर का 13 मिनट्स, हमारे पास था 11 मिनट्स, और हमारे पास था 8 मिनट्स। ओके, सो कैपेसिटीज हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि एवरी एक्टिविटी के अगेंस्ट जो वर्कर्स हैं वो एक एक ही हैं, सो इसलिए नंबर ऑफ रिसोर्सेज मीन 1, क्योंकि एक ही वर्कर था, डिवाइडेड बाय एक्टिविटी टाइम, सो वी विल गेट द कैपेसिटीज। ओके, प्रोसेस कैपेसिटी क्या आ जाएगी जो इन तीनों में से मिनिमम है, सो मिनिमम है जी 4.61, तो हमारी प्रोसेस कैपेसिटी आ गई 4.61। सेम यहाँ तक। ओके, अब हम आ जाते हैं जी डिमांड के ऊपर, मीन फ्लो रेट हमारे पास क्या है। सो फ्लो रेट निकालने के लिए वी नीड टू कैलकुलेट द डिमांड एज वेल एज कैपेसिटी। सो इस वक्त डिमांड है जी 200 यूनिट्स पर वीक। सो पर आवर निकालने के लिए हमने क्या कर दिया, डिवाइडेड बाय 35, क्योंकि इनका प्रोडक्शन टाइम जो गिवन था वो 35 आवर्स था। सो 200 डिवाइडेड बाय 35 किया तो आंसर आ गया 5.71। सो राइट नो डिमांड हमारे पास है कि हमें जी 5.71 यूनिट्स मीन स्कूटर्स पर आवर रिक्वायर्ड है, जबकि कैपेसिटी हमारी पास है जी 4.61। सो विच मीन
कि अगर हम इनको कंपेयर करें, डिमांड है 5.71, कैपेसिटी है 4.61, सो मिनिमम है कैपेसिटी विच इज 4.61, सो विच मीन राइट नो ये जो सिस्टम है वो अब डिमांड कंस्ट्रेंट सिस्टम नहीं बनना बल्कि कैपेसिटी कंस्ट्रेंट सिस्टम बन गया। प्रीवियस एग्जांपल जब हम कर रहे थे, जब डिमांड मार्च के पॉइंट ऑफ व्यू से जब 125 थी तो उस वक्त वो डिमांड कंस्ट्रेंट सिस्टम था क्योंकि डिमांड कम। अब ये कैपेसिटी कंस्ट्रेंट है। ओके, अब मैंने क्या किया हुआ है, ये 4.61 यूनिट्स पर आवर था, इसको मैंने यूनिट्स पर वीक निकाला हुआ है कि बेसिकली फ्लो रेट पर वीक क्या बनता है। तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं कि क्योंकि ये पर आवर था और एक वीक में हम 35 आवर काम करें, सो मल्टीप्लाई बाय 35, सो वी विल गेट द नंबर ऑफ यूनिट्स पर वीक हमारे पास आ जाएगा। ओके, सो अब हमने जी साइकिल टाइम कैलकुलेट करना है, तो वो क्या होता है 1/फ्लो रेट। ठीक है, सो 1/फ्लो रेट करके हमने साइकिल टाइम कैलकुलेट कर लिया विच इज 13 मिनट्स। ओके, अगेन क्योंकि ये आवर्स में था तो 1/4.61 मल्टीप्लाई बाय 60 करोगे तो मेरे पास मिनट्स के अंदर अगेन डाटा आ जाएगा विच इज 13 मिनट्स पर यूनिट। अगेन मुझे आइडल टाइम निकालना है, सेम फार्मूला विच इज साइकिल टाइम 13 मिनट्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ वर्कर्स, क्योंकि एक ही था तो मल्टीप्लाई बाय 1 करोगे तो 13 आ जाएगा, माइनस जो है वो एक्टिविटी टाइम विच इज 13, सो 13 माइनस 13 इज 0। ओके, इस तरीके से क्या आ जाएगा 13 माइनस 11 विच वुड बी 2, 13 माइनस 8 वुड बी 5। ओके, एक और चीज देखिएगा, जिसका आइडल टाइम 0 होगा वहां पे यूटिलाइजेशन जो होगी वो 100% आ रही होगी, और ये हमेशा सिनेरियो बन रहा होगा जब आपका सिस्टम कैपेसिटी कंस्ट्रेंट सिस्टम होगा। ओके, क्योंकि जाहिर बात है जो बॉटलनेक होगा उसकी यूटिलाइजेशन भी 100% होगी इन अ कैपेसिटी कंस्ट्रेंट सिस्टम। सो यही बॉटलनेक ऑपरेशन था, और इसकी यूटिलाइजेशन क्या बनती है, फ्लो रेट डिवाइडेड बाय प्रोसेस कैपेसिटी। ठीक है, सो फ्लो रेट क्या 4.61, कैपेसिटी भी 4.61, दिस इज 100%, जबकि इसकी यूटिलाइजेशन क्या बन रही है 4.61 फ्लो रेट डिवाइडेड बाय प्रोसेस कैपेसिटी, इसकी कितनी है 5.45, ये बन रही है 84.6। ठीक है, और ये इसकी यूटिलाइजेशन बन रही है 61.5%। अगेन अगर हम यूटिलाइजेशंस को देखें तो ये बैलेंस नहीं है, इम्बैलेंस है इसके अंदर। सो इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इसको अभी हम डिस्कस करते हैं। फिलहाल हम देखते हैं कि करंट सिनेरियो के अंदर हमें एक स्कूटर की कॉस्ट क्या पड़ रही है। सो करंट सिनेरियो के अंदर हमने लेबर कॉस्ट जब निकाली तो सेम मेथड, दैट इज नंबर ऑफ वर्कर्स विच इज 3 मल्टीप्लाई बाय एक वर्कर को हम पर आवर कितना पे कर रहे हैं $12, और कितनी देर हम एक वीक के अंदर काम करें 35 आवर्स। ओके, डिवाइडेड बाय फ्लो रेट पर वीक, मीन एक वीक के अंदर हम टोटल कितने यूनिट बना रहे हैं। सो वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया 1.615। ओके, सो वो आ गया। सो जब हमने इसको मल्टीप्लाई करके से डिवाइड किया, सो वी गेट 7.8 डॉलर पर स्कूटर। सो दैट मीन हमें एक स्कूटर की जो कॉस्ट आ रही है वो 7.80 आ रही है। ओके, सो इसी तरीके से हम यहाँ से हमने एवरेज लेबर यूटिलाइजेशन निकाल लिया विच इज 13 प्लस 11 प्लस 8। ओके, और हमारे पास क्या आ जाएगा डिवाइडेड बाय 32 प्लस 7। ठीक है, दिस इज आइडल टाइम। ओके, सो ये क्वेश्चन मेरे से पूछ रहे हैं कि जी फ्लो रेट के अंदर जो है वो 35 आवर्स कहाँ से आ गया। ओके, काइंडली अगर आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ लें। फ्लो रेट जो है वो आपके पास जो है बेसिकली आपके पास डिमांड 200 यूनिट्स पर वीक थी। ओके, और एक वीक के अंदर हम कितनी देर प्रोडक्शन कर रहे हैं विच इज 35। ओके, सो दैट्स व्हाई हम कह रहे हैं कि 200 और एक वीक में हम क्योंकि 35 आवर काम कर रहे थे, सो 200 डिवाइडेड बाय 35, सो पर आवर हमारे पास आ जाएगा। और अगर हमने पर वीक निकालना है, क्योंकि हमारे पास जो फ्लो रेट था दैट इज मिनिमम फ्रॉम कैपेसिटी एज वेल एज डिमांड, सो जो मिनिमम है विच इज कैपेसिटी, सो उसको फिर मैंने गेन पर वीक करने के लिए 35 कर दिया। आई होप इट्स क्लियर नाउ। ओके, सो अब हमने करना क्या है कि अगेन जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास जो है वो यूटिलाइजेशन हमने देखी है कि स्टिल इट्स अ इम्बैलेंस, क्योंकि हमारे पास वर्कर 1 जो है वो 100% है, वर्कर 2 84.6 है। तो हमने इस यूटिलाइजेशन जो इम्बैलेंस है इसको हम किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। ओके, उसके लिए हमारे पास जो है वो नंबर 1 मेथड क्या है, दैट इज टास्क शेयरिंग
कॉन्सेप्ट। ओके, टास्क शेयरिंग कॉन्सेप्ट से क्या मुराद है? मसलन अब यहाँ पे ये वर्कर 1 है, ये वर्कर 2 है, ये वर्कर 3 है, हमने लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज बना ली कि वर्कर 1 जो है वो कौन सी स्कूटर बनाते वक्त वो कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है और हर एक्टिविटी का टाइम हमें पता होना चाहिए। सो बेसिकली वर्कर 1 जो है वो इन 12 एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है, ठीक है। और रिमेंबर दैट ये जो डाटा हमें गिवन है वो सेकंड्स में गिवन है, ठीक है। वो जो 30 मिनट है, सो बेसिकली 792 सेकंड्स पर यूनिट है। सो अगर मैं इसको डिवाइडेड बाय 60 करूं तो आई विल गेट 30 मिनट पर यूनिट आ जाएगा, ठीक है। सो हमने क्या किया, हमने डाटा कलेक्ट किया हर वर्कर का कि वो जो ईच एंड एवरी एक्टिविटी कर रहा है वो कौन कौन सी एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है। सो बेसिकली वर्कर 1 इन 12 एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है टू कंप्लीट हिज वर्क, ठीक है। और उसका हमने टाइम ले लिया इन सेकंड्स। सो ये हमने डाटा खुद से कलेक्ट करना है। सो बेसिकली ये हमें डाटा गिवन है, राइट। सो अब हमने करना है कि इसी तरीके से वर्कर 2 का हमने ले लिया, वो ये वाली एक्टिविटीज कर रहा है, और वर्कर 3, ठीक है। और राइट नाउ दिस डाटा इज इन सेकंड्स हमने लिया। ओके, सो अगर हम इनको मिनट्स में कन्वर्ट करना चाहें तो डिवाइडेड बाय 60 करते जाओ तो आपके पास मिनट्स में आ जाएगा। बट राइट नो हमने अब बैलेंस करना है काम को। सो जो मैं कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ दैट इज अ टास्क शेयरिंग कॉन्सेप्ट। टास्क शेयरिंग कॉन्सेप्ट्स के अंदर क्या होता है कि हम कहते हैं कि हमने अपने वर्कर्स को ट्रेन कर लिया है, एवरी वर्कर कैन परफॉर्म एवरी टास्क। सो जो भी हम उसको टास्क देंगे वो उसको परफॉर्म कर सकेगा। हम ये अजम्पशन कर लेते हैं क्योंकि हम उसको कहते हैं कि हमने उसको उसकी ट्रेनिंग दिलवा दी हुई है। ओके, तो राइट नो अब मैं करूंगा क्या, मैं हिट एंड ट्रायल मेथड इस्तेमाल करूंगा। सो हिट एंड ट्रायल मेथड से क्या मुराद है कि मैं वर्कर 1 की जो लास्ट में है, क्योंकि मुझे पता चलता है कि इस वक्त जो यूटिलाइजेशन से पता चला कि वर्कर 1 की यूटिलाइजेशन सबसे ज्यादा है, फिर वर्कर 2 की है, फिर वर्कर 3 की है। सो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि वर्कर 1 का कुछ काम वर्कर 2 को शिफ्ट कर दूं और वर्कर 2 का कुछ काम वर्कर 3 को शिफ्ट कर दूं, विच इज टास्क शेयरिंग। सो मैं क्या कर रहा हूँ, वर्कर 1 का जो टास्क नंबर 12 है, ठीक है, जो कि 118 सेकंड है, वो मैं शिफ्ट कर रहा हूँ वर्कर 2 को। सो विच मीन जब मैं इधर से 118 इधर से शिफ्ट करूंगा तो 118 सेकंड इसके इस टाइम में से माइनस हो जाएगा, 792 में से वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये 118 वर्कर 2 के टाइम में ऐड हो जाएगा, मीन 648 के अंदर वो ऐड हो जाएगा। और जो इसका लास्ट वाला टास्क है वो मैं शिफ्ट कर रहा हूँ वर्कर 3 के अंदर। सो इट मीन 75 इधर से माइनस हो जाएगा और इधर 450 में ऐड हो जाएगा। सो वही काम हम यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कर रहे हैं, ओके। वर्कर 1 का जो टोटल टाइम था वो था 792 सेकंड्स, ठीक है। मैंने इसमें से 118 माइनस कर दिया। 118 माइनस कर दिया का क्या मतलब है कि मैंने जो टास्क नंबर 12 था वो असाइन कर दिया वर्कर 2, ठीक है। सो इट मीन अब ये 12 टास्क नहीं परफॉर्म करा, अब ये 11 टास्क परफॉर्म करेगा। और जबकि वर्कर 2 जो है वो 13 की बजाय 12 से लेकर 20 तक टास्क को परफॉर्म करेगा। सो विच मीन 118 इधर ऐड हो जाएगा। सो 118 हमने इधर 468 के अंदर ऐड कर दिया। और इसका जो 20th टास्क था 75 वाला वो हमने शिफ्ट कर दिया वर्कर 3, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से हमने वर्कर ओके इसके जो बल्कि दो टास्क थे, 19th टास्क और 20th टास्क, दोनों के दोनों वर्कर 3 को शिफ्ट कर दिए। तो इट मीन 56 माइनस हो जाएगा, 75 भी माइनस हो जाएगा। सो 56 भी माइनस हो गया, 75 भी माइनस हो गया, और 118 हमने ऐड कर दिया, राइट। ओके, सो जो टाइम बन गया सेकंड्स में वो बन गया 635 सेकंड। और वर्कर 3 के अंदर जो है वो ये वाले दोनों टास्क जो है वो हमने ऐड कर दिए, 56 प्लस 75। सो इट मीन 19 20th इधर ऐड हो जाएंगे। अब वर्कर 3 जो है वो टास्क नंबर 19 से लेके टास्क नंबर 26 तक करेगा। सो 56 और 75 इधर ऐड हो जाएगा। सो वो हमारे पास इधर ऐड हो गया। सो अब हमने किया क्या, सो 644 सेकंड्स को मिनट में कन्वर्ट करना, सो डिवाइडेड बाय 60 कर दिया तो मिनट्स आ गए 11.23। 635 सेकंड्स को मिनट में कन्वर्ट करना, डिवाइडेड बाय 60 किया तो वो आ गया। इसी तरीके से 582 को जब हमने मिनट्स में कन्वर्ट किया डिवाइडेड बाय 60 तो वो आ गया। सो अगेन यूजिंग दिस आइट्रेशन, सो मैं आइट्रेशन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम हिट एंड ट्रायल करेंगे, हम देखेंगे कि यूटिलाइजेशन हमारी बैलेंस हुई है, क्या इंप्रूवमेंट्स आ रही है। सो अब मैंने इस डाटा को इस्तेमाल करना है, मीन वर्कर 1 का टाइम कितना लग रहा है एक यूनिट में 11.23, तो मैं उसको अब डाटा को इस्तेमाल कर रहा हूँ।
ओके, सो इसी तरीके से जो वर्कर हमारे पास जो वर्कर 2 है उसका कितना 10.5 है, तो मैंने उसका एक्टिविटी टाइम ले लिया वर्कर 3। सो अब मैं इनको इस्तेमाल करते हुए कैपेसिटी निकाल रहा हूँ। कैसे निकाल रहा हूँ? 1 ओवर एक्टिविटी टाइम, क्योंकि एक एक वर्कर है। 1 ओवर एक्टिविटी टाइम, 1 ओवर एक्टिविटी टाइम, तो हमारे पास जो है वो आ जाएगा। ओके, जी आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर ये जो आपने अभी ऊपर करवाया है समझ नहीं आ रही। ओके, सो दोबारा से मैं बता रहा हूँ, दोबारा से सुन लीजिएगा। हम ये कह रहे हैं कि वी आर टेकिंग द आइडिया ऑफ टास्क शेयरिंग। सो वो जो हम कह रहे थे कि ये जो 13 मिनट्स है, 11 मिनट्स है, 8 मिनट, सो हमने बेसिकली कहा ये जो 13 मिनट उसको काम करने में लग रहे हैं, वो कौन कौन से काम कर रहे हैं। सो उसकी हमने लिस्ट प्रिपेयर की। वो बेसिकली इन 12 कामों को परफॉर्म कर रहा था और हमारे पास एवरी काम करने का टाइम गिवन है, वो हमने जो है वो कैलकुलेट किया। कैलकुलेट कैसे किया? मीन हमने आइडेंटिफाई किया। सो बेसिकली ये यूजुअली काम होता है इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स का, वो टाइम एंड मोशन स्टडी को इस्तेमाल करते हैं टू फाइंड आउट कि ईच काम करने को कितना टाइम लग रहा है। सो वो हमने डाटा कलेक्ट किया और ये सेकंड्स में डाटा, ठीक है। सो वो टोटल है 792। अगर आप इसको डिवाइडेड बाय 60 करो वो 13 मिनट बन जाएगा। ओके, सो अब ये बेसिकली मेरे पास क्या बन रहा है, ये काम है वर्कर 1 का, इसी तरीके से वर्कर 2 का। सो हम कह रहे हैं कि हमने बेसिकली लाइन बैलेंसिंग करनी है। सो लाइन बैलेंसिंग के लिए जो मैं कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ टास्क शेयरिंग का। टास्क शेयरिंग से क्या मुराद है कि हम कहते हैं कि हमने अपने तमाम के तमाम वर्कर्स को ट्रेन कर लिया है कि जो टास्क उनको असाइन किया जाएगा दे आर एबल टू परफॉर्म दोस टास्क। लाइक जैसे राइट नो मैं फर्स्ट आइटरेशन में क्या कर रहा हूँ, चेक करने के लिए, बैलेंस करने के लिए यूटिलाइजेशन को, क्योंकि इस वक्त वर्कर 1 की यूटिलाइजेशन 100% है, वर्कर 2 की 84.6 है और वर्कर 3 की 61.5 है। सो इसकी यूटिलाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, मैंने फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या किया, मैंने वर्कर 1 की जो लास्ट वाला टास्क था वो वर्कर 2 को असाइन कर दिया और वर्कर 2 के जो लास्ट 2 वाले टास्क थे वो वर्कर 3 को असाइन कर दिए, ताकि सीक्वेंस ऑफ टास्क भी डिस्टर्ब ना हो, ठीक है, और हम काम भी शेयर करवा सकें ताकि हम यूटिलाइजेशन को इम्प्रूव कर सकें। सो जाहिर बात है जब ये वाला सर टास्क जी यहाँ जी पे हमने दो उनको क्यों दिए हैं ये समझा दें, मतलब पहले में हमने एक ही रखा। नहीं नहीं, वो लाजमी नहीं है। इट्स अप टू यू कि आप एक एक करके करना चाह रहे हो या आप दो दो शिफ्ट करना चाह रहे हो या तीन तीन। ये हिट एंड ट्रायल, इट इज नॉट कमर्स, क्योंकि यहाँ पे आप देखो 118 मिनट्स में इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है। जब मैं 118 मिनट शिफ्ट करूंगा और इधर से सिंपल 75 करूंगा तो शायद ये वाला टाइम बहुत ज्यादा हो जाए, ये बॉटलनेक बन जाएगा, ठीक है। सो इसको देखते हुए हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली जो है वो इधर से मैं फिर दो को शिफ्ट कर रहा हूँ ताकि ये बॉटलनेक ना बन जाए। बॉटलनेक मेरे पास स्टिल यही रहे, ठीक है, क्योंकि अगर आप प्लस करो 56 प्लस 75 तो वो 118 से ज्यादा बन रहा है। ओके, सो इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ कि 118 वाला काम इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, तो इन दो को फिर मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ। सो ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि मैंने इधर तो दो ही करने हैं, आपने जस्ट इन टाइम को कंपेयर करना है और उसके अकॉर्डिंग ही करना है। इट्स अप टू यू कि इफ यू वांट कि आप इसको इधर से भी एक एक कर लो, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ से इसको दो कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इधर से 118 आएगा और जब मैं 75 प्लस 56 करूंगा तो वो 118 से ज्यादा है। तो अगर मैं करूंगा कि 118 भी इधर ऐड कर दूं और इधर से 75 करूंगा तो इसका टाइम शायद फिर इसके टाइम से ज्यादा हो जाए, क्योंकि इस वक्त जो बॉटल एक बन रहा था वो वर्कर 1 बन रहा था। और अगर मैं इधर से 118 करूंगा और इधर से 71 सिर्फ एक काम शिफ्ट करूंगा तो फिर ये बॉटल बन जाएगा, ठीक है। तो फिर मुझे उसके अकॉर्डिंगली एनालिसिस करना पड़ेगा। ओके, सो अगर आप 1 बाय 1 करके करना चाहो वो भी ठीक है, कोई वो नहीं है। सो मैं जस्ट ये चाह रहा था कि मेरा जो वर्कर 1 है वही बॉटलनेक रहे, गियर 2 ना बने, ताकि हम बैलेंस जो है वो एक ही तरीके से करते रहे। बट अगर आप 1 बाय 1 करना चाहे वो भी ठीक है, गलत नहीं है, ठीक है। सो द आइडिया इज ओनली द टास्क शेयरिंग आइडिया। ओके, सो यहाँ पे अब हमारे पास क्या आ जाएगा कि जी आपके पास जो है वो अब हम कर क्या रहे हैं कि दैट इज बेसिकली हम उनके टास्क जो है वो वर्कर 1 को बेसिकली उधर शिफ्ट कर रहे हैं कि काम लास्ट एक्टिविटी को, और वर्कर 2 में से जो लास्ट है वो वर्कर 3 को हम शिफ्ट कर रहे हैं और उसको इस्तेमाल करते हुए हम एनालिसिस कर रहे हैं। एंड इफ यू सी स्टिल
हमारे जो वर्कर 1 है उसकी यूटिलाइजेशन जो आ रही है वो 100% आ रही है, ठीक है, और वर्कर 2 की जो यूटिलाइजेशन आ रही है वो 94.2% आ रही है, और वर्कर 3 की हमारे पास जो यूटिलाइजेशन आ रही है वो 86.3% आ रही है, ठीक है जी। ओके, सो इसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है कि जी अगेन अब हमने आइट्रेशन नंबर 2 करनी है। सो रिमेंबर दैट कि अब वर्कर जो 12 वाला काम था वो हम जो वर्कर 1 का 12 वाला टास्क था वो हम वर्कर 2 को शिफ्ट कर चुके हैं, 19 और 20 वर्कर 3 को हम शिफ्ट कर चुके हैं। अब मैं आइट्रेशन 2 का फहीमा कैमरा बंद कर लो। आइट्रेशन नंबर 2 जो है वो हम क्या कह रहे हैं, सो आइट्रेशन नंबर 2 के अंदर हम बेसिकली जो लास्ट वाला टास्क है मीन जो अब उसका टास्क नंबर 11 था 51, सो वो हम शिफ्ट कर रहे हैं वर्कर 2 को। ओके, जो 18th वाला काम था टास्क था वो हम शिफ्ट कर रहे हैं, दैट इज वर्कर नंबर 3 को। So that's why वर्कर नंबर 1 के उस टास्क में से वो वाला टाइम हमने माइनस कर दिया, तो बाकी बच गया 623 सेकेंड्स, उसको हमने मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया डिवाइडेड बाय 60 करते हुए। इसी तरीके से वर्कर 2 में हमने क्या किया जी, हमने 602 कैसे आया, उसके टास्क में 51 ऐड हो गया क्योंकि इधर से माइनस था और इधर से वो उसका हमने लास्ट वाले टास्क का टाइम माइनस कर दिया, सो आ गया 10.03 मिनट्स। कैसे, 602 डिवाइडेड बाय 60 करते हुए। इसी तरीके से वर्कर 3 के अंदर वो 84 ऐड कर दिया। अगेन अब हमने क्या करना है, हमने इन टाइम्स को इस्तेमाल करना है, 10.38 फॉर वर्कर 1, 10.03 फॉर वर्कर 2 एंड 11.08 फॉर वर्कर 3। इन टाइम्स को इस्तेमाल करते हुए हमने जो है वो अब एनालिसिस करना है। हमने कैपेसिटीज निकाली, प्रोसेस कैपेसिटी निकाली और यूटिलाइजेशन रेट हमने निकाला। सो अगर अब हम यूटिलाइजेशंस देखें तो काफ़ी हद तक हमारी यूटिलाइजेशन अब बैलेंस हो गई है। इफ़ यू सी कि हमारी फर्स्ट जो बिल्कुल हमारी फर्स्ट था वर्कर 1 100% था, वर्कर 2 84.6 था और वर्कर 3 61 था। और जब हम आइट्रेशन 2 के बाद आके देख रहे हैं हमारी यूटिलाइजेशन क्या बन रही है, वर्कर 1 93.6% बन गया, वर्कर 2 90% ऑलमोस्ट बन गया और वर्कर 3 100। इट मीन अब बॉटलनेक हमारा वर्कर 3 बन गया, जबकि शुरू में वर्कर 1 हमारा बॉटलनेक। बहरहाल अब मैं इसको इस्तेमाल करते हुए कॉस्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ। सो कॉस्ट जब मैं निकालता हूँ तो वो मेरे पास अब क्या बन रही है कि जब हमारे पास इम्बैलेंस था, मीन जब हम शुरू में कैलकुलेट कर रहे थे तो उस वक्त जो मेरी कॉस्ट बन रही थी वो बन रही थी कि बेस्ड ऑन हमारे पास जो वर्कर 1 है, so इसका जो टाइम आ रहा है दैट इज 165 सेकेंड, ठीक है, इस वर्कर का 65 सेकेंड्स है, ठीक है, मीन 11.08 मिनट। सो मैं इसको देख रहा हूँ कि मैं टोटल कितने यूनिट बेसिकली बना सकता हूँ एक वीक के अंदर। सो 1 ओवर 665 सेकेंड्स, ठीक है, यूनिट्स पर सेकंड में बना सकता हूँ बिकॉज इसको टाइम जो लग रहा है वो 665 सेकेंड्स लग रहा है। सो 1 ओवर 665 सेकेंड्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय मुझे आवर्स में कन्वर्ट करना है। सो एक आवर के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकेंड्स, मल्टीप्लाई बाय वो कितने घंटे एक वीक में काम करें, 35। सो टोटल यूनिट्स पर वीक वो कितने प्रोड्यूस कर रहे हैं, 189.5 यूनिट्स पर वीक वो बना रहे हैं अकॉर्डिंग टू द न्यू इम्प्रूवमेंट आफ्टर बैलेंसिंग द लाइन। ओके, सो अब हमारे पास क्या है, जब जब हमने इसको एनालिसिस करना स्टार्ट किया था अब हम बना सकते हैं 189.5 यूनिट्स, जबकि इनिशियली जब हमने स्टार्ट किया था तो हम बेसिकली बना पा रहे थे ओनली 161.5 यूनिट्स, ठीक है, जब हमारे पास इम्बैलेंस काम था, जब वर्कर 100 था, वर्कर 2 84.6 था और वर्कर 3 61। जब हम बैलेंस किया आइट्रेशन 2 के बाद अब हम बना पा रहे हैं 189.5। सो विच मीन अगर मैं 189.5 माइनस 161.5 करूं जो इम्बैलेंस था तो हमारा जो फ्लो रेट है वो 17% इंक्रीज कर गया। सो 17% हम कैसे निकाल सकते हैं, वो हम निकाल सकते हैं जी बेसिकली 161.5 डिवाइडेड बाय 185.5। सो हमारे पास वो परसेंटेज आएगी कि कितने परसेंट मेरा फ्लो रेट बढ़ गया या कैपेसिटी बढ़ गई है। ओके, जब हमने इनिशियली कॉस्ट कैलकुलेट की थी जब 161 थे
तो हमें स्कूटर की कॉस्ट, एक स्कूटर की कॉस्ट क्या बन रही थी, दैट इज बेसिकली 7.5, ठीक है, डॉलर पड़ रही थी। ओके, जबकि अगर हम न्यू के सिस्टम के अकॉर्डिंगली निकालें, जब हमारे पास टोटल वेज, तो वही फार्मूला है, नंबर ऑफ वर्कर्स मल्टीप्लाई बाय 1 घंटे के अंदर हम जो पे करें वो $5 पे कर रहे हैं, और 35 आवर्स हम काम करें, डिवाइडेड बाय, अब हम कितने यूनिट बना सकते हैं कि हम 85 यूनिट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो ये मिस्टेक हुई हुई है, दिस इज $165 पर वीक नहीं है, बल्कि यूनिट्स पर वीक है। इसी तरीके से ये 189.5 यूनिट्स पर वीक। ओके, सो इस न्यू सिस्टम के अकॉर्डिंगली जब हमने बैलेंस कर लिया, तो देखो हमारी पर यूनिट कॉस्ट भी कम हो गई है। पहले हमें सिर्फ $7.80 का स्कूटर पड़ रहा था, अब वो हमें पड़ेगा $6.65 पर स्कूटर, ठीक है। सो लाइन बैलेंस करने का हमें बेनिफिट क्या होता है कि एक तो हमारी कैपेसिटी बढ़ती है, सेकेंडली हमारे पर यूनिट जो कॉस्ट है वो भी जो है वो बेहतर हो जाती है।